क्या क्या पढ़ा कल हमने, एक क्विक रिकैप करते हैं सारी चीजों का। नंबर 1 हमने पढ़ा सबसे पहले चार्ज के बारे में, और हमने बोला चार्ज दो टाइप का होता है, चार्ज का सिंबल क्यू होता है, चार्ज का यूनिट कूलम होता है। फिर हमने पढ़ा चार्ज का फॉर्मूला Q इज इक्वल टू NE। फिर हमने पढ़ा E की वैल्यू, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन 1.67 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, हाँ कि नहीं। हमने पढ़ा 1 कूलम चार्ज कितना होता है, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स, ये किया। फिर हमने बोला करंट, करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम होता है, इसका यूनिट बोलो कूलम पर सेकेंड होता है, जिसको हम एम्पियर बोलते हैं। इसका दूसरा फॉर्मूला N इंटू ई बाई टी होता है। 1 एम्पियर का डेफिनेशन पढ़ा हमने, व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज थ्रू इट इन 1 सेकेंड, हम बोलते हैं कि 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। यस सारे बच्चे, यस। करंट को मेजर करने के लिए एमीटर यूज होता है, इट इज कनेक्टेड इन सीरीज। बट इसके बारे में चलो मैं और डिटेलिंग यही लिख करके दे देता हूं। एमीटर यहां लिख दूं क्या? 3 पॉइंट एमीटर के बारे में याद रखना है। यस, एमीटर, एमीटर को ड्रॉ करने का सिंबल ऐसा होता है। यस, एवेंजर का ए, बोलो ओके, वेरी गुड। इट इज कनेक्टेड, इट इज यूज्ड टू मेजर, बोलो करंट, इट इज कनेक्टेड इन सीरीज। और बेटा इसका रेजिस्टेंस, यस, आइडियली 0 होना चाहिए, आइडियली। लर्न लर्न, क्यों 0 होना चाहिए बाद में बताऊंगा लास्ट में चैप्टर के, बट आइडियली 0 होना चाहिए। और प्रैक्टिकली जितना कम हो सकता है उतना कम होना चाहिए। 0 तो हो नहीं सकता रेजिस्टेंस, मिनिमम होना चाहिए, जितना कम हो सकता है उतना कम होना चाहिए। एमीटर के लिए 3 पॉइंट्स याद रखना है। ये पॉइंट भी नहीं सिखाया, ये पॉइंट भी नहीं समझाया, दोनों समझा दूंगा आगे चल के, नोट्स में लिख दो उसको, बहुत इंपॉर्टेंट। फिर हमने पढ़ा पोटेंशियल डिफरेंस। तो बेटा पोटेंशियल डिफरेंस होता है द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। वर्क का यूनिट होता है जूल, इसका होता है कूलम, इसको हम बोलते हैं वोल्ट। बोलो फाइन, वेरी नाइस। फिर हमने और क्या देखा, हमने देखा, बोलो बोलो, 1 वोल्ट इज इक्वल टू when 1 joule of work is done to move 1 coulomb of charge from one point to another। तो हम बोलते हैं क्या, yes, the potential difference is 1 volt। वोल्ट मीटर की कहानी, वोल्ट मीटर, बोलो वोल्ट मीटर की क्या कहानी है? yes, it is a device used to measure, yes, used to measure potential difference, it is connected in पैरेलल। और बेटा थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, कल ये रेजिस्टेंस लिख के नहीं दे सकता था ना, क्योंकि पढ़ा ही नहीं था हमने तब रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस इसका आइडियली बोलो कितना होना चाहिए, इनफाइनाइट होना चाहिए, और प्रैक्टिकली एज हाई एज पॉसिबल, मैक्सिमम, बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस होना चाहिए। क्यों छोड़ दो अभी के लिए, होना चाहिए, इतना याद रखना है हमको। बोलो फाइन। फिर हमने एक चौथा कॉन्सेप्ट पढ़ा रेजिस्टेंस का। व्हाट इज रेजिस्टेंस? इट इज द ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? ओम, OHM, और इसका सिंबल ऐसा टकलू होता है। बोलो ओके, ठीक है ना, वेरी गुड। फिर हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा ये जो रेजिस्टेंस है ना, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, जितना ज्यादा लेंथ उतने ज्यादा कोल्यूजन्स, तो उतना ज्यादा रेजिस्टेंस। हमने पढ़ा दिस रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया के बदले हमने क्या डाल दिया? पाई आर स्क्वायर डाल दिया, यानी इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ रेडियस। हमने पढ़ा ये रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। और हमने पढ़ा रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। अगर गुड कंडक्टर है तो रेजिस्टेंस लो होता है, और बेटा अगर बैड कंडक्टर है तो रेजिस्टेंस हाई होता है। इन दोनों को हमने कंबाइन किया और लिखा R इज प्रोपोर्शनल टू L बाय A। R इज इक्वल टू रो L बाय A, where rho is called as
रेजिस्टिविटी, या फिर इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। बोलो क्लियर है? इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। और इसके हमने न्यूमेरिकल्स किए, ठीक है। एक डायरेक्ट न्यूमेरिकल किया जिसमें आर गिवन था, एल गिवन था, ए गिवन था, रो ढूंढना था आपको, एक वो फाइंड किया। और बच्चों ने एक डाउट पूछा तो चलो फिर से एक क्वेश्चन करवा देता हूं। मान के चलो बच्चे, एक वायर है, इस वायर का लेंथ है एल, ठीक है, और इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो है ए, और इसका रेजिस्टेंस है R1 इज इक्वल टू 10 ओम्स। कोई दिक्कत इसमें? आपको बोल रहा है इस वायर को हमने स्ट्रेच कर दिया, और स्ट्रेच करके कर दिया 4 टाइम्स लेंथ। इसको हमने किया स्ट्रेच। बेटा स्ट्रेच करने से क्या इसकी लेंथ चेंज हो गई? हाँ। क्या इसका एरिया चेंज हो गया? हाँ। तो क्या इसका रेजिस्टेंस सेम होगा? नहीं होगा, रेजिस्टेंस भी चेंज हो जाएगा। बोलता है बता इसका रेजिस्टेंस कितना होगा? तो हमने बोला 4 टाइम्स स्ट्रेच किया तो ये 4L हो जाएगा, और ये 4L हो गया तो ये कितना हो जाएगा? बोलो, A/4 हो जाएगा। समझा? तो अब इसका रेजिस्टेंस क्या होगा? रो इंटू 4L अपॉन A/4। तो ये हो जाएगा 16 रो L बाय A। लेकिन बच्चा रो L बाय A, बोलो R1 इज इक्वल टू रो L बाय A। तो क्या ये R1 है? हाँ, इंटू R1। लेकिन R1 की वैल्यू 10 दे रखी है, सो 16 इंटू 10, 160 ohms will be the resistance of this conductor। देखो लेंथ बढ़ने की वजह से रेजिस्टेंस बहुत बढ़ गया। अब आप बोलोगे सर एरिया कम हुआ तो रेजिस्टेंस कम हुआ, बिल्कुल कम हुआ, राइट? सही है ना कैलकुलेशन सारा? यस, 4 4 16, ये A/4, 4 ऊपर जाएगा, रो L बाय A। बोलो क्लियर है क्या? समझ में आ रहा है कैसे करना है सारे बच्चे? एंड दिस इज वेयर वी हैड स्टॉप्ड यस्टरडे। इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। आज हमने एमीटर और वोल्टमीटर के बारे में एक एक एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड किया नोट्स में, तो आप भी नोट्स में इसको ऐड करेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। यस। और रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी की कहानी को आगे बढ़ाते हैं हम, ठीक है? आ जाओ। व्हाट इज रेजिस्टेंस? आपको बोलेगा डिफरेंशिएट बिटवीन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस का सिंबल होता है R, इसका सिंबल होता है ऐसे रो। ऐसा यूनिट का मार्क नहीं मिलता। पहले तो डेफिनेशन लिखना पड़ेगा पॉइंट नंबर 1 में। बोलो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस? इट इज द obstruction to the flow of electrons या to the flow of current, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका डेफिनेशन क्या है? ध्यान से समझो इसका डेफिनेशन कैसे बनता है। देखो R इज इक्वल टू रो L बाय A होता है। हम क्या करते हैं, लेंथ को फिक्स कर देते हैं 1 यूनिट पे, लेंथ को 1 यूनिट फिक्स कर देते हैं, और एरिया को भी 1 यूनिट फिक्स कर देते हैं। यस, तो अगर ये और ये 1 हो गया तो R क्या हो जाएगा? रो, या फिर रो क्या हो जाएगा? इक्वल टू R। हाँ कि नहीं? तो अब इसका डेफिनेशन यहां से बनेगा। इसका डेफिनेशन, रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू द रेजिस्टेंस of a conductor of unit length and unit area of cross section। जब L और A की वैल्यू 1 हो जाती है तो रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू द रेजिस्टेंस। यही उसका डेफिनेशन है। ऐसा हमने क्यों किया ये समझाऊंगा, लेकिन ये डेफिनेशन है। बोलो ओके है क्या?
यस। अब देखो जो रेजिस्टेंस है ना, यस, इट डिपेंड्स ऑन द डायमेंशन ऑफ कंडक्टर। डायमेंशन ऑफ कंडक्टर यानी क्या बच्चों? लेंथ एंड एरिया। लेंथ पे और एरिया पे डिपेंड करता है, रेजिस्टिविटी नहीं डिपेंड करता। रेजिस्टिविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ डायमेंशंस। रेजिस्टिविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ डायमेंशन। 1 मीटर लंबा कॉपर का वायर लेता हूं तो उसका रेजिस्टेंस कुछ तो रहेगा, मान लो 10 ओम। अगर 2 मीटर लंबा लिया तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, लेकिन उसकी रेजिस्टिविटी नहीं बदलेगी। रेजिस्टिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, इट डज नॉट डिपेंड ऑन लेंथ, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर। कॉपर की रेजिस्टिविटी फिक्स है, जो है वो है। आप लेंथ चेंज करो, एरिया चेंज करो, कुछ भी करो, उसकी रेजिस्टिविटी फिक्स होती है, राइट? क्योंकि रेजिस्टिविटी फाइंड करते वक्त हमने एक चीज इंश्योर की है, लेंथ और ए को यूनिट रखा है। सो इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। भैया रेजिस्टेंस इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, राइट? फोर्थ, resistance is directly proportional to temperature। बच्चा resistivity is also directly proportional to temperature। अब ये डिफरेंस नहीं है बट लिख के देना, इसलिए लिख करके दे दिया। 5, इसका जो यूनिट है वो क्या होता है? ओम्स। और इसका यूनिट बताओ? हाँ, ओम मीटर। ओम मीटर इसका जो यूनिट होता है दैट इज ओम मीटर। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम। देखो ये जो है ना, ये डायमेंशन पे नहीं डिपेंड करता है। अब मान लो मुझे एक्सपेरिमेंट करना है, जिसके लिए मुझे एक ऐसा वायर चाहिए जिसका रेजिस्टेंस हाई है। ओके, तो इसने मुझे बोला सर आपको हाई रेजिस्टेंस चाहिए ना, तो आप कॉपर वायर ले लो। मैंने बोला क्या आप पागल है क्या, कॉपर वायर का रेजिस्टेंस तो बहुत कम है, मुझे तो हाई रेजिस्टेंस चाहिए। तो बोलेगी हाँ सर क्या लंबा वायर ले लो, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। ये क्या बात हुई? मुझे मटेरियल चूज करना है, तो जब मटेरियल चूज करते हैं ना तो उसका लेंथ वेंथ नहीं देखा जाता, उसकी इंटरनल प्रॉपर्टी देखी जाती है। तो हमने बोला देखो सारे वायर लेते हैं, एक कॉपर, एक आयरन, एक एल्यूमिनियम, सिल्वर, गोल्ड, सबका लेंथ 1 मीटर ले लेंगे, सबका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ले लेंगे, बढ़िया। और अब सबका रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे, जो वैल्यू आएगी उसको हम रेजिस्टिविटी बोल देंगे। अब मुझे जो सिलेक्ट करना होगा, मैं रेजिस्टेंस नहीं देखूंगा वायर्स का, मैं उनकी रेजिस्टिविटी देख के सिलेक्ट करूंगा। बोलो बात समझ में आ रही है क्या? सो रेजिस्टिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। इस पे सवाल आता है, कौन सा मटेरियल का प्रॉपर्टी है, ये या ये? रेजिस्टिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, नॉट रेजिस्टेंस। डिफरेंस बिटवीन बोला तो ये 4 पॉइंट चिपका देना। डेफिनेशन ऑफ रेजिस्टिविटी बोला तो ये डेफिनेशन लिख करके ये लिखना। बोलो फाइन है? सारे बच्चे समझ रहे क्या? सो रेजिस्टेंस वर्सेस रेजिस्टिविटी, और फॉर्मूला और न्यूमेरिकल तो हमने ऑलरेडी कर लिया उसके ऊपर। कोई डाउट है क्या इसमें? छोटा मोटा कुछ भी डाउट है तो बताओ, क्योंकि ये टॉपिक खत्म हो गया रेजिस्टेंस। अब हम एक नए टॉपिक को शुरू करेंगे। नया टॉपिक नहीं है, बेसिकली सर्किट है। सर्किट, व्हाट इज एन इलेक्ट्रिकल सर्किट? इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट बनाने के लिए हमको इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स की जरूरत होती है। व्हाट आर इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स? देखो कल से अभी तक, अभिश्री, कल से अभी तक हम सेल को कैसे बना रहे थे? सेल को हम ऐसे ड्रॉ कर रहे थे, हाँ कि नहीं? यस, जैसा एक्चुअल सेल होता है। अब से ऐसे नहीं ड्रॉ करेंगे, सेल को हम ऐसे ड्रॉ करते हैं। ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। पॉजिटिव वाला लंबू होता है, नेगेटिव वाला छोटू होता है। क्यों?
क्योंकि पॉजिटिव वाला हाई पोटेंशियल, हाई यानी ज्यादा, ज्यादा यानी हाइट ज्यादा कर दिया हमने उसका, सिंपल एज दैट। अगर मुझे बैटरी बताना है, अरे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेल एंड बैटरी? हाँ, बैटरी यानी सेल का कॉम्बिनेशन। तो ये पहला सेल, फिर ये दूसरा सेल, फिर ये तीसरा सेल, ऐसे बनाया यानी ये बैटरी हो गया। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ऐसा करना होता है, ठीक है। अब मुझे ड्रॉ करना है, मान के चलते हैं एमीटर। यस, तो एक्चुअल एमीटर बहुत कॉम्प्लिकेटेड शेप है, फिगर है, तो हम एमीटर को सिर्फ एक गोलू बनाते हैं, सर्कल, और ए लिख देते हैं, और यहां पर लिखते हैं प्लस और यहां माइनस, एक पॉजिटिव टर्मिनल एक नेगेटिव टर्मिनल, राइट। फोर्थ, वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर को हम एक गोलू बना के बीच में वी लिख देंगे, एक पॉजिटिव टर्मिनल एक नेगेटिव टर्मिनल। यस, रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस है ये कैसे बताए? देखो कल ना किसी ने तो रेजिस्टर बोला, देखो आई टेल यू व्हाट इज द रेजिस्टर, पहले तो ध्यान से समझ लो। रेजिस्टर क्या होता है बच्चा पार्टी? ये कंपोनेंट है जिसको रेजिस्टर बोलते हैं, देखो ऐसा दिखता है, दिस इज अ रेजिस्टर। रेजिस्टेंस उसकी प्रॉपर्टी है। रेजिस्टर, अरुष उठ जा वहां से, वहां खड़े रहे, बीच में खड़े हो जाके जल्दी से। रेजिस्टर इज एन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, रेजिस्टेंस इज इट्स प्रॉपर्टी टू अपोज करंट। बोलो बात समझ में आई क्या? पक्का? तो ये रेजिस्टर एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है, मैं ड्रॉ करना चाहता हूं रेजिस्टेंस, यानी वायर के पास रेजिस्टेंस है, तो हम उसको ड्रॉ करते हैं ऐसे स्पीड ब्रेकर के जैसे, कि यार कार आ रही थी, रास्ते में ऐसे खड्डा खड्डा आ गया तो स्पीड कम हो जाएगी उसकी, तो करंट की स्पीड कम कर दी उसने। बोलो ओके है क्या? अर्नो आपको भी बेंच पे खड़े रहना है, तो टाइट बैठ, एक्टिव बैठ थोड़ा, नाइस। बोलो ओके है क्या? समझ में आया? ओके। और क्या होता है? देन देयर इज समथिंग कॉल्ड एज रियोस्टैट, या फिर वेरिएबल रेजिस्टेंस। वेरिएबल रेजिस्टेंस, ठीक है। इसको 5 मिनट बाद समझाऊंगा होता क्या है। फिलहाल इसका सिंबल होता है ऐसे, या फिर इसका सिंबल होता है कुछ ऐसे। समझाता हूं मैं उसका मीनिंग क्या है, रियोस्टेट एक्चुअल दिखता कैसे ये भी समझाता हूं। और क्या रहता है हमारे पास? लोड। अब रेजिस्टेंस, रेजिस्टर, लोड सब एक ही बात है, बुक नहीं ओपन कर, राइट। तो लोड को हम ऐसे ड्रॉ करते हैं, बल्ब, बल्ब के जैसा, तो बल्ब इज ड्रॉन लाइक दिस, या फिर कोई बुक्स में उसको ऐसा ड्रॉ कर देते हैं कि भैया ये लाइट बल्ब है। लेकिन हम सच बोलूं तो रेजिस्टेंस और लोड एक ही बात है, ठीक है, मैं समझाऊंगा इस चीज को, डोंट वरी। तो रेजिस्टेंस, लोड सब एक ही चीज है। अब नेक्स्ट कंपोनेंट आता है स्विच। स्विच यानी बटन रहता है ना हमारा, ये बटन का ड्राइंग कैसे बनाएंगे भैया? तो हमने बोला सिंपल सिंपल रखेंगे हम स्विच को ऐसा। अगर ऐसा है तो ये है ओपन, ओपन यानी क्या? ऑफ। और क्लोज्ड यानी ऐसा, यस, क्लोज या फिर ऑन। तो ये पहला सिंबल हो गया स्विच के लिए। और एक सिंबल होता है स्विच के लिए, टैप स्विच, देखो ऐसा, ये ऐसा। तो ये भी क्या है? ओपन है फिलहाल। और इसको क्लोज करना है तो हम ऐसे कर देते हैं, इसको ऐसा टच कर देते हैं, ये इसको टपली मारो ऊपर से टुपुक, ये नीचे गिरेगा, यहाँ पे टच हो जाएगा। सो दिस इज क्लोज, क्लोज यानी ऑन। बोलो क्लियर? एक और स्विच का सिंबल होता है, सब अपना अपना अलग अलग सिंबल भैया, ऐसा, दिस इज ओपन। और अगर क्लोज करना है तो इसको पूरा ऐसे क्लोज कर दो, सो दिस इज क्लोज। तो स्विच ऐसे ड्रॉ करेंगे, ओके है क्या? अब ये सारे कंपोनेंट्स मिला करके एक इलेक्ट्रिकल सर्किट बनता है कुछ इस तरह से, ध्यान देना। ये मैंने लगाया सेल, बोलो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ सेल? बोलो। क्रिएट करता है टू मेंटेन पोटेंशियल डिफरेंस, ओके। सो ये प्लस ये माइनस,
फिर करंट यहां से निकलेगा ऐसे, यस, यहां ऐसे जाते 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 मैंने क्या किया, यहां पर एक बल्ब लगा दिया। बल्ब चालू करने के लिए यहां पर मैंने एक स्विच लगा दिया। करंट को मेजर करने के लिए यहां मैंने एक एमीटर लगा दिया। बोलो फाइन। ऐसे 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 मैंने यहां एक रेजिस्टेंस लगा दिया और यहां पर ऐसे एक वायर कर दिया। ठीक है, अब वोल्ट मीटर बाकी है। तो ये जो लोड है ना, लोड यानी मेरा जो बल्ब है, इस बल्ब का बिल्ड नहीं, इस बल्ब को कितना पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, ये अगर मुझे मेजर करना है तो मैं यहां से इसके पैरेलल में यहां पर एक वोल्ट मीटर कनेक्ट कर दूंगा बच्चे, ऐसे। इसको बोलते हैं पूरा सर्किट। यस, ये सर्किट में फिलहाल करंट नहीं जा सकता, क्योंकि यहां पर करंट निकलेगा, इधर खाई है तो खाई में गिर जाएगा। तो इसको मुझे करना पड़ेगा क्लोज या फिर ऑन। जैसे ही ऑन करूंगा, करंट विल फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। इधर ऐसे करंट जाएगा, ये ग्लो करेगा मस्त से, टिम टिम टुम टुम। बोलो ओके। यहां से वही करंट जाएगा, इधर जाएगा। अब ध्यान से समझना, ये करंट किधर जाने वाला है, ये मैंने बना दिया एक वेरिएबल रेजिस्टर। बोलो ओके है क्या, ऐसे वेरिएबल रेजिस्टर। और मैंने ये वायर को यहां पे ला करके टच कर दिया, तो देखो करंट कहां से फ्लो करेगा, इधर इधर, और यहां से इधर आ जाएगा। बोलो सही बात है ना। मैं चाहता हूं कि यार ये बल्ब को दिक्कत हो रही है ग्लो करने में, इसका रेजिस्टेंस बढ़ा दो, यहां से ज्यादा करंट जा रहा है। बल्ब को चाहिए 2 एम्पियर करंट, यहां से करंट जा रहा है 2.5 एम्पियर फॉर एग्जांपल, तो बल्ब डैमेज हो जाएगा। हमने बोला क्या करे, हम इसको बोलते हैं जॉकी। जॉकी जॉकी रहता है ना, चड्डी वाला जॉकी नहीं, यस, हॉर्स वाला जॉकी, वो भी नहीं। जॉकी क्या रहता है, रेडियो जॉकी। वो ऐसे नहीं, क्या ऐसे को बटन बटन को ऊपर नीचे करता है ऐसा डिस्को में, है ना, तो वैसा की है ये, दैट इज अ की। तो ये ऐसा एक, यस, टच पॉइंट है, सिर्फ एक एरो है, इसको मैं यहां टच करूंगा तो कांटेक्ट बन जाएगा उसका, है ना। अब मैं चाहता हूं रेजिस्टेंस बढ़ जाए, तो मैं इस जॉकी को यहां से हटा करके यहां कनेक्ट कर दूंगा। यस, तो मैंने क्या किया, सर्किट का लेंथ बढ़ा दिया। अब करंट को यहां तक आना पड़ेगा पहले ऐसे, और इधर, यस, तो लेंथ बढ़ गया तो रेजिस्टेंस बढ़ गया, इसलिए हम इसको बोलते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस, रियोस्टैट। मैं चाहता हूं कि रेजिस्टेंस और बढ़ जाए, तो मैं इसको भी हटा दूंगा और ये जॉकी को मैं यहां टच कर दूंगा। अब इस बार करंट को इतना पूरा रास्ता घूम के इधर आना पड़ेगा। यस, दिस इज कॉल्ड एज रियोस्टैट या वेरिएबल रेजिस्टेंस। रन टाइम डायनेमिकली मैं इस सर्किट का रेजिस्टेंस बदल सकता हूं। बोलो क्लियर है क्या, सारे बच्चे समझे। और यहां से करंट वापस बैटरी के अंदर। Yes, this is called as entire electrical circuit. ये सर्किट कंपोनेंट्स हैं और इसको बोलते हैं सर्किट। हाँ, होता है ना, बट फिलहाल लिख के दे देता हूं मैं यहाँ पर, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी हमको। 9th गैल्वेनोमीटर। Now, galvanometer is a device used to, बोलो, ऐसा रहता है जी। Yes, it is a device used to, अरे बोलना यज्ञेश, डिटेक्ट करंट। ये करंट को डिटेक्ट करता है कि करंट है या नहीं है। अब देखो, मैं जानना चाहता हूं इस सर्किट में करंट है कि नहीं है, राइट। बल्ब नहीं है मान लो लगा हुआ, सिर्फ वायर है, इस वायर में करंट है कि नहीं। तो पहला ऑप्शन है टच करके देखो, दूसरा ऑप्शन है गैल्वेनोमीटर लगाओ। तो गैल्वेनोमीटर हमको दिखाता है कि करंट है कि नहीं। टेस्टर होता है ना, टेस्टर, घर पे देखा है क्या बच्चों ने, टेस्टर रहता है, ये सॉकेट के अंदर हम डालते हैं तो लाइट जलता है उसमें, अरे देखा है।
सच्ची, झूठ बोल रही है। यस, क्या करते हैं, स्क्रू ड्राइवर के जैसा रहता है, कोई भी कलर का, कलर तो डिपेंड करेगा, मोस्टली येलो रहता है। तो उसको सॉकेट में जब हम डालते हैं, बटन ऑन करते हैं तो लाइट जलती है, विच शोज कि करंट है। वैसा गैल्वेनोमीटर होता है। सो इट शोज, इट डिटेक्ट्स द करंट, डिटेक्ट्स, और इट कैन ऑल्सो मेजर a very small amount of current, small amount of current को मेजर भी करता है वो। बोलो ओके। सो दैट इज ऑल्सो अ डिवाइस, बट हम अज्यूम कर रहे करंट है तो गैल्वेनोमीटर का हम यूज मोस्टली नहीं करेंगे। डन। अब एक महापुरुष आए, उसने बोला चलो चलो बैठे बैठे क्या करे, करना है कुछ काम, शुरू करो। क्या? अंताक्षरी लेके ओम्स का नाम। उसने बोला देखो मुझे कुछ काम तो है नहीं, तो बैठे बैठे एक एक्सपेरिमेंट ही कर लेते हैं। उस एक्सपेरिमेंट के लिए उसने एक सिंपल सा सर्किट डायग्राम बनाया, यहाँ पर एक बल्ब कनेक्ट कर दिया, बल्ब नहीं भी है, ऐसे ही किया मैंने टाइम पास करने के लिए, ओके। और ऐसे, और उसने कुछ एक टेबल बना दिया यहाँ साथ साथ में, यहाँ पर उसने एमीटर कनेक्ट कर दिया, ठीक है, और यहाँ से बैटरी है। उसने बोला मैं क्या करता हूं ना, अलग अलग सेल कनेक्ट करूंगा वी ए। उसने बोला पहले मैं यहाँ 3 वोल्ट का बैटरी रख देता हूं, तो 3 वोल्ट का बैटरी रखा और देखा एमीटर का रीडिंग कितना आता है, तो उसको दिखाई दिया कि एमीटर का रीडिंग 1 एम्पियर आ रहा है। माई गेट बड़ा बोर करता है। यस, ओके। उसने बोला अच्छा बढ़िया, एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे 6 वोल्ट का बैटरी कनेक्ट कर देता हूँ। यहाँ बैटरी चेंज कर दिया, और जैसे ही 6 वोल्ट का बैटरी किया, उसने देखा करंट चेंज हो गया 2 एम्पियर। बढ़िया। उसने बोला एक काम करते हैं, इसको मैं 9 वोल्ट कर देता हूँ। तो 9 वोल्ट किया, उसने देखा अरे वाह ये तो 3 एम्पियर हो गया। फिर उसने बोला यार ऐसे करते करते टाइम पास किया थोड़ी देर तक, और बोला यूरेका यूरेका, कुछ तो मिल गया हमको। क्या मिला? उसने बोला देखो जैसे जैसे मैं वोल्टेज बढ़ाता हूँ वैसे वैसे करंट बढ़ता है, ओम्स लॉ। बोला मैंने ढूंढा, मेरा लॉ खत्म, वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। वोल्टेज बढ़ाओ करंट बढ़ता है, वोल्टेज बढ़ाओ करंट बढ़ता है। नॉट जस्ट दैट, उसने एक चीज और ऑब्जर्व की, रत्नदीप। क्या ऑब्जर्व किया? कि इसका जो रेशो है V बाय ए, ये हमेशा कांस्टेंट है। देखो 3 बाय 1 3, 6 बाय 2 3, 9 बाय 3 3, 12 बाय 4 3। और उसने बोला कि ये जो 3 है ना, यही इस वायर का रेजिस्टेंस भी है। This constant value is also the resistance of the conductor. Yes? अब आप बोलोगे ये कैसे पता चला? उसने फाइंड आउट किया और होगा रो एल बाय ए बी यूज करके, तो दोनों मेथड से रेजिस्टेंस का वैल्यू इक्वल इक्वल आया। तो उसने बोला ये जो रेशो है V बाय आई, पहला फर्स्ट आपको बोलेगा व्हाट इज ओम्स लॉ। ओम्स लॉ, ओम्स लॉ स्टेट्स दैट the voltage या the current voltage across a circuit is directly proportional to the current flowing through it। यहां A लिख दिया क्या मैंने, यहां पे I होना चाहिए, ओके क्या? The voltage is directly proportional to current as long as the temperature remains constant। भैया अगर टेम्परेचर बढ़ गया, यस, तो रेजिस्टेंस बढ़ता है, तो ये वैल्यू 3333 नहीं रहती फिर। तो जब तक टेम्परेचर नहीं बढ़ता तब तक V और I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। आपको बोलेगा डिफाइन ओम्स लॉ, तो हम बोलेंगे ओम्स लॉ स्टेट्स दैट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट एज लॉन्ग एज द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। इतना लिख के छोड़ दोगे तो मैं 0 दे दूंगा। यहां ऐसा लिखना पड़ेगा, उसने बोला V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। यस, अगर प्रोपोर्शनलिटी हटाओ तो एक कांस्टेंट आएगा इनटू I। V अपॉन I इज कांस्टेंट।
एंड दिस कांस्टेंट इज नथिंग बट R, और इसी से हम बोलते हैं V इज इक्वल टू I इंटू R। यस, तो पोटेंशियल डिफरेंस, करंट और रेजिस्टेंस, इसके बीच में एक रिलेशन दिया उसने, और बोला एक और काम कर लेते हैं लगे हाथों। यस, ग्राफ भी बना देते हैं V और I का। यहां V और x एक्सिस पे I, 1 2 3 4 5 6, इधर 1 2 3 4 5 6, जो भी है 3 के मल्टीपल्स ले लू क्या बेटा, 3 6 9 12 15 18 so on so forth, 1 2 3 4 5 6। जब वोल्टेज 3 था तो करंट कितना था 1, तो ये प्लॉट किया। जब ये 6 था तो ये कितना था 2। अरे समझा कि नहीं क्या प्लॉटिंग कर रहे हैं। ये जब 9 था तो करंट कितना था 3, बहुत अच्छे। और जब ये था तो करंट 12, तो ये 12। और फिर इसको किया जॉइनिंग जॉइनिंग, ये लो जॉइनिंग जॉइनिंग। सो दिस ग्राफ इज कॉल्ड एज V वर्सेस I का ग्राफ, V वर्सेस I का ग्राफ। बोलो ठीक है क्या। इस ग्राफ का स्लोप बताओ क्या होगा, स्लोप। याद है लास्ट ईयर 9th स्टैंडर्ड मोशन जब हम खेल रहे थे तब हम स्लोप निकाला करते थे ग्राफ का। बोलो स्लोप क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, है कि नहीं। उठा लो कोई भी 2 पॉइंट्स आपकी मर्जी के, ये वाला एक ले लेता हूं, बोलो क्या है 4,12, और एक ये ले लू क्या 1,3, तो इसको मैं बोल देता हूं x2 y2, इसको बोलता हूं x1 y1, डाल दो वैल्यू वैल्यू, तो वैल्यू वैल्यू खेलेंगे। देखो अगर मैं x2 y एक्सिस पे कौन है वोल्टेज, तो मैं इसको v2 माइनस v1 भी लिख सकता हूं। x एक्सिस पे कौन है करंट, तो मैं इसको i2 माइनस i1 भी लिख सकता हूं, हाँ कि नहीं। डालो वैल्यू, 12 माइनस 3, 12 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 1, दैट इज इक्वल टू 3। अरे वाह, ये तो रेजिस्टेंस के बराबर हो गया यहां से, है ना। सो द स्लोप ऑफ V वर्सेस I ग्राफ, the slope of V versus I graph gives us resistance। आपको ऐसा ग्राफ देंगे, बोलेंगे फाइंड आउट द रेजिस्टेंस, है ना। आपको ऐसा टेबल देंगे, बोलेंगे ड्रॉ द ग्राफ एंड फाइंड आउट द रेजिस्टेंस। समझा कि नहीं समझा। तो ऐसा टेबल दिया जाएगा, उससे आपको ऐसा ग्राफ बनाना है और बताना है कि यूजिंग द ग्राफ फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, बोलेगा श्री। ठीक है ना, क्या बोलेगा श्री, क्या बोलेगा बेटा। अरे सॉरी नहीं बोलेगा, क्या बोलेगा, सॉरी क्यों बोलेगा आपको पेपर में। सॉरी तो आपको बोलना पड़ेगा जब कुछ आएगा नहीं तब, है ना। क्या बोलेगा, ये टेबल देगा, बोलेगा ड्रॉ द ग्राफ एंड हेंस फाइंड द रेजिस्टेंस। तो ग्राफ कैसे बनाएंगे समझा, प्लॉटिंग प्लॉटिंग खेलने का, और फिर कोई भी 2 पॉइंट उठाओ और रेजिस्टेंस निकालो। कोई डाउट है किसी को इसमें, छोटा मोटा। हाँ, मटेरियल नहीं चेंज किया, अभी मैं आऊंगा। अभी 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 फिलहाल ये सर्किट है ना बेटा, ये सर्किट है, व्हाइट कलर का वायर यूज किया मैंने, खत्म। तो व्हाइट वायर यूज किया तो इस व्हाइट वायर का रेजिस्टेंस है वो, तो ग्राफ का नेचर थोड़ा चेंज होगा। बिल्कुल, अरे रिलैक्स, ये एक सर्किट बना रहा हूं मैं फॉर अ गिवन मटेरियल, तो रेजिस्टेंस कांस्टेंट है ना। देखो बेटा, मैंने यहां पर एक वायर कनेक्ट किया, कौन से कलर का, ब्लू, यहां ब्लू वायर, और यहां पर हम एक एमीटर लगा देते हैं ए। ठीक है, ब्लू वायर के लिए मैं एक टेबल बनाता हूं, चलेगा। कौन सा टेबल, वी आई, ठीक है क्या। सो 3 वोल्ट 1 एम्पियर, सेम लेते हैं थोड़ा, बोलो क्या करे, 6 वोल्ट 2 एम्पियर, ब्लू वायर की कहानी, हाँ ये ब्लू वायर की कहानी, और 9 वोल्ट
3 एम्पियर, 12 वोल्ट, 4 एम्पियर। इसका ग्राफ बनाने वाला हूं मैं यहां पे, ध्यान से समझो, एग्जैक्ट ऐसा सवाल आएगा। ठीक है, इसका ग्राफ बनाएंगे तो बोलो इस ग्राफ का स्लोप कितना आने वाला है, v बाय आई, 3 3 3 3। सो बोलो इसका स्लोप क्या होगा बच्चा, स्लोप होगा 3। तो ब्लू वायर का ग्राफ ऐसा बनेगा। टिडिंग, बोलो समझा कि नहीं समझा, ब्लू। कोई डाउट, कोई डाउट। अब मैं ये ब्लू वायर हटाऊंगा और ब्लू वायर के जगह येलो वायर लगाऊंगा, ऐसे येलो येलो डर्टी फेलो लगा दिया। अब उसके लिए ये वैल्यूज अलग होगी, उसके लिए ये वैल्यूज अलग दिखाई देती है बच्चा। यस, वोल्टेज तो मैं सेम रखूंगा, 3 6 9 12, लेकिन येलो वायर का रेजिस्टेंस शायद अलग होगा, तो उसमें से करंट अलग जाएगा। समझा? तो यहां मुझे मिलेगा 1.5, यहां मुझे मिलेगा 3, ओके क्या, यहां मुझे मिलेगा मे बी 4.5 और यहां मुझे मिलेगा 6। तो इन दोनों को डिवाइड करो, तो डिवाइड करने पे 2 2 2 2 v बाय आई। बोलो फाइन, यानी येलो वाले का स्लोप कितना हुआ, येलो वाले का स्लोप कितना हुआ, 2। तो मैं येलो वाले को इसके ऊपर ड्रॉ करूं कि नीचे, नीचे, क्योंकि उसका स्लोप कम है। तो येलो वाले का ग्राफ ऐसा बनेगा। बोलो समझा कि नहीं समझा। अब आपको सवाल आएगा जिसमें आपको ये दिया जाएगा और बोलेंगे बता किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है। तो किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, ब्लू वाले। जिसका स्लोप ज्यादा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा। V वर्सेस I का ग्राफ, रेजिस्टेंस ऑफ ब्लू, slope of blue is greater than the slope of yellow, therefore resistance of blue is greater than the resistance of yellow। समझा कि नहीं समझा। इस पूरे एक्सपेरिमेंट में हमने अज्यूम किया है कि टेम्परेचर कांस्टेंट है। क्लियर। लेकिन अब आपको बनाएगा उल्लू, आप बनना नहीं। यही ग्राफ आपको देगा ऐसे, लेकिन सबसे पहले आपको यह देखना है कि V कहां है और I कहां है। यहां आपको I देगा और यहां V देगा। उल्टा कर दिया तो सब कुछ उल्टा हो जाएगा बेटा। तो ये वाला ग्राफ ऐसा बनेगा ब्लू का, और येलो वाला ऊपर चला जाएगा। बोलो बात समझ में आई क्या। अब हम बोलेंगे द स्लोप ऑफ, बोलो येलो इज ग्रेटर देन द स्लोप ऑफ ब्लू, लेकिन रेजिस्टेंस किसका ज्यादा है, ब्लू का ज्यादा है। तो यहां जो स्लोप होता है ना, इसमें I वर्सेस V में जो स्लोप होता है ना, वो 1/r की वैल्यू देता है, R की नहीं। V वर्सेस I में स्लोप क्या होता है, रेजिस्टेंस, अर्नव। और I वर्सेस V में स्लोप क्या होता है, 1 रेजिस्टेंस। बोलो समझा कि नहीं। तो स्लोप ऑफ येलो इज ग्रेटर इन I वर्सेस V ग्राफ, तो रेजिस्टेंस ऑफ ब्लू इज ग्रेटर देन रेजिस्टेंस ऑफ येलो। रेजिस्टेंस चेंज नहीं हो सकता। तो अब आप देखना ये ग्राफ दिया है कि ये ग्राफ दिया है, और उस पे से डिसाइड करना कि क्या खेल होने वाला है। 2000% शॉर्ट क्वेश्चन इन योर स्कूल एग्जाम, 2000% बोल रहा हूं मैं, बढ़ा लो कितना बढ़ा सकते हो। शॉर्ट क्वेश्चन, या तो ये ग्राफ देगा या तो ये ग्राफ देगा, बोलेगा बता किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है और क्यों। तो हम बोलेंगे रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द स्लोप ऑफ VI ग्राफ, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द स्लोप ऑफ VI ग्राफ। स्लोप ज्यादा, रेजिस्टेंस ज्यादा। यस, द स्लोप ऑफ IV ग्राफ इज 1/r, स्लोप ज्यादा, रेजिस्टेंस कम। ठीक है क्या, पक्का समझ में आया क्या सारे बच्चों को। इससे इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है पूरे चैप्टर में। यस, ओम्स लॉ, ओम्स लॉ बोलता है
V is directly proportional to I as long as temperature remains constant. और ये सब ग्राफ वो बना के दिया उसने, ऐसा एक एक्टिविटी किया, बोला देखो देखो ऐसा होता है। क्लियर है क्या? सबको समझ में आया क्या? हाँ अब समझा? हाँ अब बोलो। हाँ ऑब्वियसली वायर ही अलग है, मटेरियल अलग अलग है वो। नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। रेजिस्टिविटी मटेरियल पे डिपेंड करता है, बट यहां पर हमने कुछ पर्टिकुलर लेंथ लिया है। दिस इज नॉट 1 यूनिट लेंथ, दिस लेंथ इज नॉट 1 यूनिट, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज ऑल्सो नॉट 1 यूनिट। अगर अगर मान लेते हैं इसका लेंथ 1 है और एरिया भी 1 है, तो उसका रेजिस्टेंस भी 3 है और रेजिस्टिविटी भी 3 है। अगर इसका लेंथ 1 है और एरिया 1 है, तो रेजिस्टेंस भी 3 है और रेजिस्टिविटी भी 3 है। मान लो मैंने इसका लेंथ बढ़ा दिया, तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, लेकिन रेजिस्टिविटी 3 ही होगा फॉर अ गिवन वायर। जैसे ही मैं वायर चेंज करूं, उसका रेजिस्टेंस बदलेगा, उसकी रेजिस्टिविटी भी बदलेगी। बोलो समझा कि नहीं? आर यू गेटिंग इट? अभी भी कंफ्यूजन है? क्या कंफ्यूजन है बोलो? रेजिस्टिविटी चेंज ही नहीं, आपका नाम चेंज होता है, रेजिस्टिविटी इज योर नेम। बिल्कुल, इंसान चेंज होगा तो नाम चेंज हो जाएगा। कहाँ चेंज हुआ? एक सेकेंड, ब्लू और येलो में मटेरियल चेंज हुआ, मटेरियल चेंज हुआ तो रेजिस्टिविटी भी चेंज हुआ। और रेजिस्टेंस क्यों नहीं चेंज होगा? गुड पापा बैड पापा? यस, ये इसका रेजिस्टेंस हाई है ना, तो येलो जो बच्चा है ना, उसके पापा बड़े खड़ूस है, जाने ही नहीं दे रहे उसको इधर, याद है? तो वो मटेरियल इज अ बैड कंडक्टर, थोड़ा सा बैड कंडक्टर है, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, राइट? इसके अंदर ये गुड पापा है, बोलते हैं जा बच्चे मजे कर, ऐश कर, जी ले अपनी जिंदगी, जा सिमरन जा। अरे पता है कि नहीं डीडीएल देखा कि नहीं बच्चों ने? यस, उसमें विलन बोलता है लास्ट में एकदम हीरोइन को सब हो जाता है, मारपीट हो जाती है, सब 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 खत्म, हीरो जाते रहता है। तब तो पॉइंट ये है कि ये वायर अलग, ये वायर अलग, तो दोनों का ऑब्स्ट्रक्शन अलग अलग होगा। अलग अलग ऑब्स्ट्रक्शन तो रेजिस्टेंस अलग अलग, तो रेजिस्टिविटी भी अलग अलग होगी। लेकिन येलो की जो रेजिस्टिविटी है वो है खत्म, वो लेंथ के साथ चेंज नहीं होती। अब समझा? पक्का? सो बच्चों तुम डाउट मुझे स्पेसिफिकली पूछो, मैं 10 एग्जांपल लेके समझा दूंगा उसको, बट डाउट क्लियरली कम्युनिकेट होना चाहिए। समझा? समझ में आ रहा है आज कुछ? गुड, क्लियर है क्या? हाँ सर बोलो। अभी वहां खड़े रह के कैसे ध्यान देता है ना, वो तो बैठ के क्या करते रहता है, बंदर वाली हरकतें, पता नहीं। बोल। हाँ भूल गया, वापिस सोच ले। सर बेइज्जती कर दिया आपने, भूल गया अब मैं, इंसल्ट। हाँ वापिस सोच। क्लियर हो रहा है क्या? याद कर ले वापिस, मैं 2 क्वेश्चन कराता हूं इसके और, डोंट वरी। यस, लेट मी टेक अ कपल ऑफ क्वेश्चंस। यहां देखो, द वैल्यूज ऑफ करंट I एंड वोल्ट आर गिवन टू यू। बोलता है प्लॉट अ ग्राफ ऑफ V वर्सेस I एंड कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर। तो चलो V वर्सेस I का ग्राफ बनाते हैं बेटा। V वर्सेस I यानी V होगा y एक्सिस पे, I होगा x। I वर्सेस V बोलते तो y एक्सिस पे I, इधर V, ठीक है ना? चलो आ जाओ। करंट 0.5 1 2 3 4, तो मैं यहां ले लेता हूं बेटा 1 2 3 4, 0.5 यहां आ जाएगा, ठीक है? और इसको देखो 1.6 3.4 6.7, बलता बलता वैल्यूज है। क्या स्केल ले ले बच्चों? अब 1 2 3 4 ले लूं क्या? यस, बट 1 2 3 4 भी कहां तक जाएंगे यार, हम 13 तक जाना पड़ेगा हमको। 2 2 ले लूं तो आपको समझ नहीं आएगा फिर यहाँ पर ग्राफिंग करते वक्त। कोई बात नहीं, मैं 1 2 3 4 ले रहा हूँ, 1 2 3 4
5 6 7 8 जो भी आए। आपको बोलता है 0.5 कॉमा 1.6, तो 0.5 कॉमा 1.6 कहीं यहां आएगा। 1 कॉमा 3.4, तो 1 कॉमा 3.4 कहीं आएगा। ध्यान से समझो, प्रॉब्लम होने वाला है। 2 कॉमा 6.7, तो बेटा 2 कॉमा 6.7 कहीं तो यहां आ जाएगा, ठीक है। और 3 कॉमा 10.2, 3 कॉमा 10.2 कहीं तो यहां चला जाएगा, और 4 कॉमा 13.2 कहीं यहां चला जाएगा। जब आप ये पॉइंट्स प्लॉट करोगे, ये सारे पॉइंट्स एक लाइन से ज्वाइन नहीं होंगे, ठीक है। तो क्या करें, इसमें से कोई भी 3 या 4 पॉइंट्स आपको मिलेंगे जो सेम स्ट्रेट लाइन में है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये और ये हो गया। फॉर एग्जाम्पल, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? ये तीनों चारों हो, ये तीनों हो गए, ये दोनों बाहर चले गए लाइन के, ये दोनों लाइन के बाहर चले गए, दैट इज फाइन, ठीक है। थोड़ा कोई पॉइंट लाइन के इधर आ जाएंगे, कोई इधर। मैक्सिमम पॉइंट्स उस लाइन पे लाई करते हो, ऐसा लाइन ज्वाइन करो एंड फाइंड आउट द स्लोप। तो बच्चा स्लोप कैसे निकलेगा? इस लाइन के कोई भी 2 पॉइंट सिलेक्ट करो, एक ये और एक ये, राइट। फॉर एग्जाम्पल यहां पर मैंने कौन सा सिलेक्ट किया? 2 कॉमा 6.7 है ना, और ये वाला ले लेता हूं 1 कॉमा 1.6, ठीक है। ये हुआ x1 y1, ये हुआ x2 y2। रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द स्लोप। बोलो क्या होगा? 6.7 1 कॉमा, ओ सॉरी 1 कॉमा 3.4 है ना, थैंक यू। सो ये हो जाएगा, बोलो क्या? 6.7 माइनस 3.4 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1, जो भी आंसर आएगा उतना ओम्स विल बी योर रेजिस्टेंस। मेरा आंसर गलत है क्योंकि मैंने तो रैंडमली लाइन ज्वाइन किया है। हो सकता है जो 2 पॉइंट मैंने लिए वो लाइन पे ही ना आते हो, आपको तो ग्राफ पे प्लॉट करना पड़ेगा। ऑल इन वन जिंदाबाद, ठीक है ना। लेकिन ऐसा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता है। दूसरा क्या क्वेश्चन आता है? ये बोलता है स्टूडेंट ग्राफ्स द फॉलोइंग, student carries out an experiment and plots the graph. R1, R2, R3 are the resistors. बोलो किसका स्लोप सबसे ज्यादा? R1 का। अबे स्लोप तो R1 का ज्यादा है ना, स्लोप किसका ज्यादा? R1 का स्लोप सबसे ज्यादा है। रेजिस्टर बड़ा कौन सा है? R3। यस, क्योंकि ये है I वर्सेस V ग्राफ। यस, तो जिसका स्लोप ज्यादा उसका रेजिस्टेंस कम, तो स्लोप तो R1 का ही ज्यादा है, राइट। स्लोप कहता का निहारिका, स्लोप स्लोप है ना। इधर चढ़ने में ज्यादा इजी है कि इधर स्लोप ज्यादा है? स्लोप तो स्लोप ही रहता है भैया, फर्क सिर्फ इतना होता है, स्लोप तो स्लोप ही होता है। यहां ध्यान दो, V वर्सेस I ग्राफ, जिसका स्लोप ज्यादा, बोलो उसका रेजिस्टेंस ज्यादा, सिंपल। और I वर्सेस V में उल्टा, जिसका स्लोप ज्यादा उसका रेजिस्टेंस कम थी। बोलो समझा कि नहीं समझा? पक्का स्लोप तो स्लोप के जैसे ही देखते हैं, तो यहाँ R1 का स्लोप ज्यादा है इसलिए उसका रेजिस्टेंस कम है, और सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस किसका होगा? R3 का। R3 R2 R1 C, खत्म। बोलो समझा? ये ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन का कुछ घटिया कॉपी हो गया, छोड़ दो। क्लियर? मैं बोल रहा हूं श्योर शॉर्ट क्वेश्चन आता है, श्योर शॉर्ट क्वेश्चन। कोई डाउट है क्या? एक बार थोड़ा सा, हाँ बोलो। नहीं नहीं नहीं, स्लोप तो स्लोप ही रहता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x। स्लोप का फॉर्मूला भी चेंज नहीं होता, ठीक है ना। इसीलिए तो हमने बोला इसी का स्लोप ज्यादा। क्लियर? ठीक है ना, समझ में आया क्या?
लेकिन फॉर्मूला में क्या होगा, I2 माइनस I1 अपॉन V2 माइनस V1। बच्चा पार्टी स्लोप का फॉर्मूला यहां पर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। बोलो ओके क्या? अच्छा, y एक्सिस पे कौन है? v2 माइनस v1, i2 माइनस i1। स्लोप का फॉर्मूला बोलो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, लेकिन I2 माइनस I1 अपॉन V2 माइनस V1। समझा? पक्का? वेरी वेरी गुड। और ये होता है पूरा के पूरा ओम्स लॉ का कहानी। मन्नत समझ में आया? किंचुम किंचुम। ओके, यस, बुक ओपन करो। अब वैसे आपके बुक के हिसाब से अगला कॉन्सेप्ट या टॉपिक है सीरीज पैरेलल रेजिस्टेंस, लेकिन एज आई सेड वो मैं लास्ट में कराऊंगा, लास्ट में यानी पूरा फिजिक्स खत्म होने के बाद। ठीक है, फिलहाल हम न्यू कॉन्सेप्ट पे जा रहे हैं, दैट इज हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। देखो कुछ ऐसे डिवाइसेस है जहां प्योर, यस, हम अज्यूम करेंगे कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी is completely getting converted into heat energy। एक एग्जांपल मैं बताता हूं, 4 एग्जांपल आप और बताओ। आयरन होता है ना, इलेक्ट्रिक आयरन, कपड़े प्रेस करते हैं वो वाला, उसमें क्या काम है? हीट एनर्जी। इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हो, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। बोलो ठीक है ना? ऐसा और एक एप्लीकेशन बताओ उत्तरा। खुद के लिए सेव करके रखो वो एप्लीकेशन। हाँ जी, हाँ, इमर्जन रॉड यानी हीटर लिख दूं क्या? यस, वाटर हीटर या हीटर यानी ही गीजर। अरे गीजर भी वही काम करता है, पानी गर्म करता है ना? और सारा, और बहुत सारा बताओ, 2-4 तो बताओ। हाँ, हेयर कर्ल, अल्लाह, हाँ सही बात है, वो लिखूंगा नहीं बट मैं, ठीक है, बट सही है, हेयर स्ट्रेटनर हो गया आपका, और है ना? हाँ, नहीं वो तो लाइट एनर्जी में भी कन्वर्ट होता है। लाइट आता है ना, ग्लो करता है भैया, बल्ब है, लाइट है, तो उसमें तो भर भर के लाइट आता है, तो हम चाहते सिर्फ हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो। बॉयलर वही हो गया, हीटर, गीजर, बॉयलर। इंडक्शन एक्चुअली ना उसमें मैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होता है और फिर हीट। टोस्टर, अरे हाँ कि नहीं? यस, माइक्रोवेव, है ना? सो देखो फिलहाल हम सिर्फ इन एप्लीकेशंस की बात कर रहे हैं जहां इलेक्ट्रिकल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी, और एक अजम्पशन कर रहे हैं, एंड द अजम्पशन इज देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी। पूरा के पूरा जितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम दे रहे हैं उतना पूरा के पूरा हीट में कन्वर्ट होता है। सो हाउ मच हीट एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड? तो जूल ने बोला, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जो भी बच्चा पेन का आवाज कर रहा है खा के या टुक टुक करके बंद करो, ओके है क्या? चलो ध्यान दो यहाँ पे, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग वो बोलता है द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज प्रोड्यूस्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट दैट इज पास थ्रू इट। हमने एक इलेक्ट्रिक आयरन लिया, उसमें 4 एम्पियर करंट पास किया, तो थोड़ा सा हीट प्रोड्यूस होगा। 5 एम्पियर किया तो ज्यादा हीट होगा। सो द अमाउंट ऑफ हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट। वो बोलता है द अमाउंट ऑफ हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस ऑफ द डिवाइस। उस डिवाइस का रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा वो करंट को पास नहीं होने देगा, उतना ज्यादा फ्रिक्शन बढ़ेगा, जितना ज्यादा फ्रिक्शन बढ़ेगा उतना ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगा, and the amount of heat produced is directly proportional to the time for which the current is passed। 5 मिनट करो तो आयरन थोड़ा सा गर्म होगा, 10 मिनट रखो तो ज्यादा गर्म हो जाएगा, सिंपल सी बात है। इन तीनों को अगर मैं कंबाइन कर दूं बच्चे,
देखो जब मैं ये बोलता हूं ना तो रेजिस्टेंस और टाइम कांस्टेंट रखते हैं हम। जब इसकी बात करते हैं हम तो I और T को कांस्टेंट रखते हैं हम, और जब इसकी बात करो तो I और R कांस्टेंट होता है, राइट। तीनों को कंबाइन करूं तो मिलता है H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। कितना हीट प्रोड्यूस कर रही है एक गीजर, गीजर से कितना हीट एनर्जी प्रोड्यूस हुआ, तो मैंने लगा कितना करंट पास किया 5 एम्पियर, तो ले 5 का स्क्वायर कर। इस गीजर का रेजिस्टेंस कितना है 1000 ओम्स, ये ले 1000 लिख दे वहां पे। कितने टाइम तक गीजर चालू था 1 घंटा, तो लिखो 3600 सेकेंड्स। बोलो बात समझ में है। एंड कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड, सिंपल। बोलो बात ओके है क्या, सारे बच्चे समझे क्या, पक्का। अब इस फॉर्मूला को हम तोड़ने वाले हैं 3 हिस्सों में। यस हमको एक मेजर फॉर्मूला पता है बच्चा, V इज इक्वल टू IR। अब ध्यान से देखो, H इज इक्वल टू पहला फॉर्मूला I स्क्वायर RT, दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला। मैं चाहता हूं I को हटाना, तो I के बदले क्या लिख सकता हूं मैं, V बाय R लिख सकता हूं। तो मैं लिख देता हूं यहां पर V स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर RT, R से R मरा, H इज इक्वल टू V स्क्वायर T बाय R, दूसरा फॉर्मूला। बोलो ओके है क्या, एक ही बात है वो। अगर क्वेश्चन में V T और R गिवन है तो ये यूज करो, यस, या फिर पहले V निकाल लो आप, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा फिर R है तो R के बदले क्या लिख सकता हूं मैं यहां से, R इज इक्वल टू V बाय I, तो लिख दो यहां पर H इज इक्वल टू I स्क्वायर इंटू V बाय I इंटू T, I से I मरा, H इज इक्वल टू VIT। यस ये 3 हीट के फॉर्मूलाज है, जब जो रिक्वायर्ड है तब वो यूज करना पड़ता है। 4 चीजें इसमें, एक दो ना तीन चार, इसमें से 3 दिया जाएगा, एक ढूंढना है। 1 2 3 4, 3 दिया रहेगा, एक ढूंढना रहता है, सिंपल एज दैट। हो गया हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट खत्म। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट खत्म। आपको बोलेगा डिफाइन जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, तो हम बोलेंगे जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग स्टेट्स दैट द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट, is directly proportional to the resistance, and is directly proportional to the time for which the current is passed. Hence H is equal to I square RT। और इसी फॉर्मूला को हमने 3 तरीकों से लिखा। अगर ये तीनों गिवन है तो ये यूज करो, अगर V I और T गिवन है तो ये यूज करो, और अगर H ये गिवन है तो ये यूज करो। बोलो समझा, इजी, वेरी इजी, एकदम सिंपल, बढ़िया। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे खत्म होता है, ठीक है। अब अगला कॉन्सेप्ट एक छोटा सा और चैप्टर खत्म हो जाएगा। ये रेजिस्टेंस बाद में फिर बोल रहा हूं मैं, पावर, इलेक्ट्रिकल पावर। व्हाट डू यू मीन बाय पावर, बताओ तो। पावर का क्या फॉर्मूला पता है आपको, पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। लेकिन ये कौन सा वर्क है, इलेक्ट्रिकल वर्क। The amount of work done to move a unit charge from one place to another, वो वाला वर्क है ये। अब ध्यान से समझना फिर, V इज इक्वल टू W बाई Q होता है, तो बेटा W इज इक्वल टू VQ होता है। ये तो कल ही पढ़ा हमने, और इसके 2 न्यूमेरिकल्स भी किए थे, याद है ना। W इज इक्वल टू VQ याद है नहीं है, चल नाम याद है अपना, पक्का। यस आज इंस्टा पे क्या क्या पोस्ट करना है घर जाके, ये याद है, नहीं याद, ऐसे कैसे, कमाल है। ये किया था कल हमने। अब ये W के जगह पर W बाई टी, पावर इज इक्वल टू W के जगह क्या डाल देंगे, VQ अपॉन T। Q बाई टी क्या होता है, अरे बोलो I होता है, V इंटू I। तो पावर इज इक्वल टू V इंटू I। फॉर्मूला, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पावर समझाता हूं, पहले फॉर्मूला ले लो। यस पावर इज इक्वल टू V इंटू I। तो इस फॉर्मूला को भी हम थोड़ा सा तोड़ मरोड़ के, पावर इज इक्वल टू V इंटू I, पहला फॉर्मूला।
दूसरा v के बदले ir लिख दूं क्या, तो ये हो जाएगा ir इंटू आई, तो ये हो जाएगा आई स्क्वायर आर। ये दूसरा फॉर्मूला P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। यस, और I इज इक्वल टू V बाय आर लिख देता हूं, तो पार इज इक्वल टू V इंटू V बाय आर, तो ये हो गया V स्क्वायर बाय आर। तो पार का तीसरा फॉर्मूला V स्क्वायर बाय आर। जब जो रिक्वायर्ड है तब वो करो, लेकिन इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट जब हम सीरीज पैरेलल करेंगे तब की बात। यस, whenever you use this, power is directly proportional to resistance and I is constant। तो सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए ये फॉर्मूला यूज करना, लिख के देता हूं, जब करना रहेगा तब समझाऊंगा, डोंट वरी। इन दिस फॉर्मूला P is inversely proportional to R and V is constant। पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए ये फॉर्मूला यूज करना, बाकी कोई भी करो तो चलता है, ये शॉर्टकट ट्रिक है सिर्फ। यस, रेशो वाले क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए अच्छे। ओके है क्या नीवा, समझ में आया? ओके, कुछ नहीं, फिलहाल पिछले 1 मिनट में जो बकवास मैंने की येलो वाली उसको भूल जाओ और ये तीनों याद रखो। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय पावर? इलेक्ट्रिकल पावर का मीनिंग समझो, सिंपल। जब भी हम मार्केट से कोई भी इलेक्ट्रिकल गैजेट खरीद के लाते हैं, चाहे वो लाइट हो, चाहे वो क्या ये फैन हो, चाहे वो एसी हो, और चाहे वो पीसी हो, ओके क्या, उसमें 2 चीजें लिखी जाती है। एक लिखा रहता है 220 वोल्ट 50 वॉट्स। अच्छा, यूनिट तो रह गया बच्चों, अरे यूनिट तो रह गया, बोलो व्हाट इज द यूनिट ऑफ हीट? जूल, जूल, जूल। और इसका एक और यूनिट होता है कैलोरी, याद रखना। यस, कैलोरी, ठीक है, 2 यूनिट है, ऐसा यूनिट जूल, आप जूल से ही काम करो, फिर भी लिख करके दे देता हूं यहाँ। 1 जूल इज इक्वल टू 0.24 कैलोरी। यस, 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल। अगर जरूरत पड़ी तो लिख के रखा है, बट एनर्जी है ना, हीट क्या है? एनर्जी, तो एनर्जी का यूनिट होता है जूल्स। पावर, पावर का यूनिट क्या होता है? देखो देखो प्लीज ध्यान से, वर्क अपॉन टाइम, वर्क का यूनिट जूल, जूल पर सेकेंड, जिसको हम बोलते हैं वॉट्स। सो द यूनिट ऑफ पावर इज, बोलो क्लियर? अच्छा जी, आ जाओ यहाँ पे, यहां लिखा रहता है 220 वोल्ट 50 वॉट्स। जब खरीद के लाते हैं हर डिवाइस पे, ये जो स्क्रीन है हमारी, इसके पीछे भी लिखा है, इसके पीछे लिखा है 220 वोल्ट्स एंड 1000 वॉट्स, राइट? ये जो फैन है उस पे भी लिखा रहता है, हर डिवाइस पे लिखा रहता है। तो फिलहाल मैं इसका मीनिंग समझाता हूं। मान लो मेरे पास 2 बल्ब्स है, 3 बल्ब्स है, 1 2 और 3। इस पे लिखा है 25 वॉट्स, इस पे लिखा है 50 वॉट्स, इस पे लिखा है 100 वॉट्स। इसका मतलब है कि इसका जो लाइट गिरेगा वो कम गिरेगा, इसका लाइट थोड़ा ज्यादा गिरेगा, और भैया इसका बहुत सारा लाइट गिरेगा, टमटमाट चमकेगा वो बिल्कुल। बोलो ओके है क्या? ये जो बड़ा सा लाइट दिख रहा है एक सिंगल, दिस इज 40 वॉट्स, और वो पीछे जो छोटू छोटू है दैट इज 15 वॉट्स, 1515, ठीक है? यस, तो वॉट्स का मीनिंग इन दिस सिनारियो इज कि भैया कितना पावर। अब ध्यान से समझना, यस, पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम। अरे वर्क अपॉन टाइम, वर्क इज एनर्जी, एनर्जी इज वर्क, बोलो ठीक ना? सो एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। जितना ज्यादा डिवाइस का पावर होगा उतना ज्यादा एनर्जी कंजम्पशन होगा, और उतना ज्यादा बिल बढ़ेगा, उतना ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी का आपका बिल बढ़ता है। यहां से मैं कल का कॉन्सेप्ट चालू करूंगा, राइट? फिलहाल मैं इसके न्यूमेरिकल कराने वाला, बट हमारा कल का कॉन्सेप्ट
प्लस अगला चैप्टर जो हम शुरू करेंगे वो यहां से शुरू होगा। यार अदर हाउस होल्ड सर्किट्स पढ़ने वाले हैं हम पहले, तो हाउस होल्ड सर्किट्स का कहानी पूरा यहाँ से चालू करेंगे कि घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है उसका पावर कंजम्पशन, बिल कैसे जनरेट हो रहा है, एनर्जी, जो आपने 9th क्लास में भी पढ़ रखा है वर्क पावर एनर्जी में, ठीक है ना। चलो कोई बात नहीं। सो भैया पावर का मीनिंग है कितना उसका ग्लो आ रहा है, जितना ज्यादा पावर उतना ज्यादा आउटपुट देगा वो। बोलो क्लियर है। देखो मैं कुछ छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स करा देता हूँ इसके। देखो तो क्या बोल रहा है, An electric iron consumes energy at the rate of, ये क्या गिवन है, पावर गिवन है। दिखने में लगता है एनर्जी एट द रेट, बट एनर्जी का रेट है यानी पावर गिवन है। यूनिट भी तो देखो 840 watts। When heating is at the maximum rate and this much when heating is at the minimum, so power 1 और पावर 2 दे रखा है 360 watts। yes, what are the current and the resistance in each case? how much is the current? 220 वोल्ट वोल्टेज दिया है, तो वोल्टेज 220 वोल्ट दिया है, और बेटा यहां पर भी वोल्टेज 220 वोल्ट दिया है। yes, बोलता है 220 वोल्ट 840 वॉट है, तो इतना इसमें करंट बताओ। करंट तो बोलो फॉर्मूला क्या है, P is equal to V into I is equal to P by V। P कितना है 840 और ये 220, ये दोनों मर गया। बोलो ये 11 और 42, 2 से कट किया, प्लीज सॉल्व कर लेना, इतना एम्पियर। डन। अब आपको बोलता है यहां पर करंट बताओ, तो हमने बोला पावर इज इक्वल टू V इंटू आई इज इक्वल टू P बाई V। बोलो पावर कितना 360 और 220, ये गया 18 बाई 11, ये आपका होमवर्क, इतना एम्पियर। बोलता है फाइंड द रेजिस्टेंस इन बोथ द केसेस, तो बच्चा रेजिस्टेंस इज इक्वल टू V बाय I, V अपॉन I, तो V पता है 220, I यहां से मिल जाएगा। और यहां पर रेजिस्टेंस कितना होगा V बाय I, V पता है 220, I यहां से मिल जाएगा 18 बाय 11। आप ये वाली वैल्यू डाल देना वहां पे। बोलो समझ में आया? पक्का कैलकुलेशन आपके लिए छोड़ रहा हूं लास्ट वाला, 42 डिवाइडेड बाय 11 तो 4th स्टैंडर्ड का बच्चा भी कर देगा। ओके ना, नाइस। 100 जूल ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड, हीट कितना है 100 जूल इन ईच सेकेंड, टाइम कितना है 1 सेकेंड, रेजिस्टेंस कितना है 4 ohms। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर। यस, यानी V की वैल्यू हमको ढूंढना है। तो बेटा HTRV, कौन सा फॉर्मूला आपको याद है H का? I स्क्वायर RT याद है? चलो H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT, ये वाला याद है ना। यहां से पहले I निकाल लो, 100 इज इक्वल टू I स्क्वायर इंटू 4 इंटू 1, I स्क्वायर इज 25, I इज इक्वल टू 5 एम्पियर। कोई दिक्कत? देन V इज इक्वल टू IR, I है 5, R है 4, 20 वोल्ट। बोलो क्लियर? अगर आपको 2 स्टेप नहीं करना है तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे हम? I के बदले V बाय आर डालेंगे, तो दूसरा फॉर्मूला था हमारे पास V स्क्वायर T बाय आर, यहां से डायरेक्ट V स्क्वायर मिल जाता। बट एक ही बात है, सेम फॉर्मूला है सब कुछ। समझ में आया कि नहीं आया? सारे बच्चों को समझ में आया क्या? पक्का, वेरी नाइस। कंप्यूट द हीट जनरेटेड while transferring this much coulomb of charge in 1 hour। बोलो चार्ज कितना है 96000 कूलम, टाइम कितना है 3600 सेकेंड्स, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 50 वोल्ट। बेटा आपको हीट पूछा है, बोलो हीट क्या होता है I स्क्वायर RT। बोलो ठीक है, VIT यूज करे क्या? VIT, VIT, V 50, I कितना है Q बाई T, I इज इक्वल टू Q बाई T।
इंटू टाइम है 3600, सो 50 इंटू क्यू की वैल्यू डाल दिया 3600 इंटू 3600। बोलो ठीक है ना? सारे बच्चे समझे क्या? पक्का? मर जाओ तुम दोनों। और जो आंसर आएगा उतना जूल। इजी, वेरी इजी, पक्का? अच्छा जी। एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्टेड, तो पोटेंशियल डिफरेंस है 220 वोल्ट। द करंट इज गिवन टू यू एज 0.5 एम्पियर। बोलता है पावर बताओ। अरे क्या रे तू भी, बोल। 220 इंटू हाफ 110 वॉट्स। रद्दी न्यूमेरिकल्स है, कुछ नहीं है उसमें। लाइट तो भी बहुत अच्छा है, कुछ ही नहीं है, बस वैल्यू डालो सॉल्व करो। एन इलेक्ट्रिक मोटर टेक्स 5 एम्पियर करंट। बोलो करंट कितना? 5। पोटेंशियल डिफरेंस, डिटरमाइन द पावर कंज्यूम्ड एंड टाइम इज इक्वल टू 2 आवर्स। बोलता है हाउ मच पावर इज कंज्यूम्ड इन 2 आवर्स। बोलो कैसे निकाले हम? बोलो क्या करें इसमें? बस वी आई कर दे। और टाइम का क्या खेल फिर? डिटरमाइन द पावर ऑफ द मोटर। तो पहले पावर और टाइम से क्या निकालना है? एनर्जी। पावर इज इक्वल टू वी आई। वी कितना? 220 इंटू 5, 22 इंटू 5 इज 110, इतना वॉट्स हो गया। और बोलो एनर्जी इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम। एनर्जी इज पावर इंटू टाइम। पावर कितना है? 1.1 किलोवाट लिखता हूं, चलेगा क्या? कल समझाऊंगा। दिस इज इक्वल टू 1.1 किलोवाट्स। 1000 वॉट्स, 1100 वॉट्स इज 1.1 किलोवाट। किलोवाट की कहानी कल से शुरू करते हैं, अभी के लिए लिख देता हूं। इनटू टाइम कितना है? 2 आवर्स। तो ये क्या हो गया? 2.2 किलोवाट आवर इज द यूनिट। और इस यूनिट से हम कल का सेशन हमारा शुरू करेंगे। बोलो मैडम। हाँ, नहीं, किसने बोला? जूल इज द स्टैंडर्ड यूनिट, किलो जूल इज नॉट। लिखो तो अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस, क्योंकि बहुत बड़ा आंसर आ रहा है तो किलो जूल में लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोलो क्लियर? समझ में आया? नहीं नहीं, यूनिट मिसमैच हो जाता है, फिर सेकेंड्स लेना पड़ेगा आपको। इसमें आप वॉट्स लो तो फिर इधर सेकेंड्स लो। किलोवाट आवर इज द यूनिट, वॉट सेकेंड्स इज द यूनिट, है ना? एक मिनट, बोलो ओके है? डन।